हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीव सक्सेस क्लास। मेरा नाम अभिषेक और आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला अध्याय या पहला चैप्टर भारतीय संविधान का निर्माण। मैं यहाँ पर इस चैनल पर इंडियन पॉलिटी की यानी भारतीय राज्य व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी क्लासें हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, ये जो क्लासेस है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगी और भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी से संबंधित सभी क्लासें यहाँ पर चैप्टर वाइज ली जाएंगी। उसी श्रेणी में उसी क्रम में यह पहली क्लास रहेगी भारतीय संविधान का निर्माण, और इस क्लास में हम भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सभी फैक्ट्स को और कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे और अंत में MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे और उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने होंगे। तो धैर्य रखते हुए इस क्लास को पूरा फॉलो करिए और लास्ट तक जुड़िए रहिए। और चलिए आज शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर भारतीय संविधान का निर्माण। तो भारतीय संविधान के निर्माण की हम बात करें तो भारतीय संविधान, सबसे पहले बात करेंगे संविधान क्या होता है। तो संविधान की अगर मैं बात करूं तो संविधान एक ऐसे नियमों का एक दस्तावेज है, एक समूह है, एक संकलन है नियमों का कि वही कोई देश अगर बना है तो अगर उस देश को नियम कायदों से चलना है, किसी की तानाशाही, किसी की राजतंत्र से नहीं चलना है, प्रॉपर नियम कायदों से चलना है किसी भी देश को, तो उसको संविधान की आवश्यकता पड़ती ही है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के जो भी राजनेता थे, संविधान को बनाने वाले थे, भारत को आज़ाद कराने वाले थे, उन सब ने मिलकर भारत के लिए ऐसे नियमों का संकलन किया है, ऐसी पुस्तक बनाई है, ऐसी किताब बनाई है जिसमें भारत देश कैसे चलेगा, उसकी सरकार कैसे चुनी जाएगी, है ना, निर्णय कैसे लिए जाएंगे, किन के द्वारा निर्णय लिए जाएंगे और जो सरकार है उसके क्या दायित्व रहेंगे, इसके अलावा नागरिकों के क्या दायित्व रहेंगे, और इस सबसे संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन सब का निर्माण कैसे होगा, वो क्या क्या कार्य किए जाएंगे, उन सब के बारे में जितने भी नियम है वो नियम भारतीय संविधान की किताब में लिखे गए हैं। और ये किताब जो है एक नियमों का एक दस्तावेज और कुछ नहीं है। तो क्या है, संविधान उन नियमों का लिखित है। मतलब संविधान है ना, मैं पहले बता दूं कि संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो लिखित संविधान है, जबकि जो ब्रिटेन का संविधान है वह अलिखित संविधान है। तो जिसके आधार पर, संविधान के आधार पर किसी भी देश का शासन संचालित होता है। शासन का मतलब हुआ सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे चुनी जाएगी, सरकार कैसे डिसीजन लेगी, है ना, किस आधार पर डिसीजन लेगी उन्हें सरकार। तो इसके अंतर्गत सरकार तथा नागरिकों के अधिकार एवं दायित्व तथा कार्यों का वर्णन किया जाता है कि सरकार के क्या कार्य रहेंगे, क्या दायित्व रहेंगे, नागरिकों के क्या दायित्व रहेंगे, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। अब बात करेंगे हम संविधान के कार्य कौन कौन से हैं। तो संविधान के कार्यों की अगर मैं बात करूँ तो संविधान का जो पहला कार्य है वो है बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराना जो कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाए। इसका मतलब क्या है कि हमको एक नियमों का समूह बनाना है। संविधान में एक नियमों का समूह होगा जो समाज के जितने भी सदस्य हैं उनमें आपस में विश्वास बना रहे, डर की भावना न रहे कि भाई अगर मेरे कुछ अधिकार है, समाज के एक सदस्य के अगर कुछ अधिकार है तो उस अधिकारों का किसी दूसरे सदस्य के द्वारा, किसी दूसरे नागरिक के द्वारा हनन न हो जाए, भय की स्थिति उत्पन्न न हो जाए कि मेरा शोषण हो जाए, है ना, किसी और के द्वारा मेरा शोषण हो जाए, सरकार के द्वारा मेरा शोषण हो जाए, मेरा उत्पीड़न हो जाए। इन सब को रोकने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है ताकि नागरिकों के बीच समन्वय बना रहे, विश्वास बना रहे। दूसरा जो पॉइंट है वो है संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति है वो किसके पास होगी, समाज में निर्णय लेने की। जैसे कि संविधान में हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार होती है।
उसके बाद फिर स्थानीय स्वशासन की भी जब बात आती है तो वहाँ पर जो है केंद्र सरकार अलग अलग क्षेत्रों में निर्णय लेती है, राज्य सरकार अलग अलग क्षेत्रों में निर्णय लेती है, और स्थानीय जो सरकार है यानी नगर पालिका है, हमारे ग्राम पंचायत है ना, तो ये सब जो है इनके निर्णय लेने की जो क्षेत्र है वह अलग अलग है और इनकी पावर्स भी अलग अलग है। तो हर क्षेत्रों में जैसे कि विदेश है, तो विदेश है ना केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और विदेश जो नीति है वो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आती है, तो वही उस पर डिसीजन लेगी। तो ये संविधान में वर्णित है ये कि भाई विदेश जो क्षेत्र है, रक्षा का जो क्षेत्र है, वो इस क्षेत्रों में कौन डिसीजन लेगा, इन क्षेत्रों में केंद्र सरकार डिसीजन लेगी। तो ये कौन बता रहा है, ये बता रहा है भारतीय संविधान। और स्वास्थ्य, पुलिस, इनका जो डिसीजन लेती है वो कौन लेती है, राज्य सरकार लेती है। पुलिस जो होती है वो राज्य के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। तो ये किसने बताया, ये बताया संविधान ने। संविधान बताता है कि भाई कौन सा क्षेत्र जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत रहेगा, अंडर रहेगा, और कौन सा जो क्षेत्र है तो वो राज्य सरकार के अंडर रहेगा। कौन किस क्षेत्र में डिसीजन लेगा ये संविधान बताता है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि यह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, और यह सीमाएं जो है वो मौलिक होती है। मौलिक का मतलब क्या हुआ कि सरकार की कभी इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। क्या बताया गया है कि कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, मतलब सरकार को कानून बनाने की शक्ति दी गई है कि नहीं दी गई है, सरकार को यहाँ पर कानून बनाने की शक्ति दी गई है, ये सब जानते हैं। तो सरकार क्या पता ऐसा कोई कानून बना दे जिससे नागरिकों के अधिकारों का हनन हो जाए। हाँ, नागरिकों पर ऐसे कानून थोप दिए जाए जो उनका शोषण करे, जो सरकार को इतना पावरफुल बना दे कि नागरिक कुछ कर ही नहीं पाए, सरकार के आगे नागरिक की कोई वैल्यू ही नहीं रहे, सरकार तानाशाही रूप धारण कर ले। तो सरकार के कानूनों पर ऐसी सीमा यानी ऐसी लिमिटेशन जो है वो संविधान के द्वारा लगाई गई है कि सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं कर सकती, सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, है ना। ये भी क्या है, संविधान में उल्लेखित है, वर्णित है। और ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी इनका उल्लंघन ही नहीं कर सकती। अगर उल्लंघन करेगी तो फिर क्या बना दी गई है, सुप्रीम कोर्ट बनाई दी गई है, या न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। तो क्यों किया गया है, ताकि अगर सरकार जो है कोई किसी मामले में उल्लंघन करे, नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे, नागरिकों के विरुद्ध कोई काम करे, नागरिकों के हितों के विरुद्ध कोई काम करे, तो उसके लिए न्यायपालिका है। तो ये न्यायपालिका भी किस में है, संविधान में वर्णित है। तो संविधान इसके बारे में बताता है। चौथा पॉइंट है कि यह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। यानी सरकार को यह पावर देता है कि वो जनता की सेवा करे। जनता क्या चाहती है, जनता चाहती है विकास, रोजगार, गरीबी से मुक्ति, है ना, भूखमरी से मुक्ति। तो एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना और उचित परिस्थितियों का निर्माण करना, ये सरकार के दायित्व यहाँ पर निर्धारित किए गए। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा ही निर्धारित किए गए। आगे चलते हैं। अब ये तो हमने जान लिया कि संविधान के क्या कार्य है। अब हम जानते हैं कि भाई संविधान जो बना तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी। मतलब जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो हमारे देश में कोई संविधान नहीं था, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही कानून बनाकर हमारे देश को चलाया जाता था। तो आज़ादी के पहले ही आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज़ादी के पहले ही जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आंदोलन को चलाने वाले थे, उन्होंने संविधान मतलब आज़ादी के पहले ही संविधान को मतलब संविधान बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया था। अब मैं बताऊं आपको तो 1928 में क्या हुआ था कि जो मोतीलाल नेहरू थे, है ना, और कांग्रेस के जो 8 अन्य नेता थे, उन्होंने भारतीय संविधान की रूपरेखा तैयार करी थी और नेहरू रिपोर्ट के रूप में उसको प्रस्तुत की थी। नेहरू रिपोर्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो किससे संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट संविधान के निर्माण या संविधान की रूपरेखा से संबंधित है और इसको किसने प्रस्तुत किया था, मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने 1928 में। ये संविधान की रूपरेखा की बात करता है, संविधान की बात नहीं करता, उसकी रूपरेखा। यानी रूपरेखा का मतलब संविधान में अगर हम संविधान बनाएंगे तो हमारे संविधान में किन किन मूल्यों को शामिल किया जाएगा, ये बताया गया। आगे वर्ष 1931 की मैं बात करूँ तो 1931 में कांग्रेस ने कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
के अधिवेशन में स्वतंत्र भारत के होने वाले संविधान की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। अब 1928 के बाद हम चलते हैं 1931 में, तो कराची में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें भी यहाँ पर ये जो संविधान की रूपरेखा है उसको प्रस्तुत किया गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तीसरी बात इसमें है कि दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और समानता का अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की गई। क्या बात की गई है कि भाई दो दस्तावेज ही या दोनों ही अलग अलग दस्तावेज हैं। मोतीलाल नेहरू की नेहरू रिपोर्ट अलग है और जो कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था ये दोनों रिपोर्ट अलग है, याद रखना। अब इनमें कौन कौन से मूल्य, मतलब जो संविधान बनेगा तो उसमें कौन कौन से मूल्य समाहित किए जाएंगे, तो दोनों में क्या क्या सेम था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सभी को जो भी वयस्क है उनको सभी को जो है वोट देने का यानी मत देने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता की बात की गई, समानता के अधिकार की बात की गई, है ना, और इसके अलावा अल्पसंख्यकों के अधिकार की भी यहाँ पर बात कही गई थी। आगे चलते हैं। इसके पश्चात 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति यानी ऑफिशियल पॉलिसी में शामिल किया था 1934 में। संविधान सभा का गठन की मांग, मतलब संविधान सभा के गठन की मांग कब हुई? 1934 में। स्टार्टिंग कब हुई? 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी में शामिल कर लिया था कि भाई हमको चाहिए संविधान सभा जो बनाए हमारे देश के लिए संविधान। 1934 में ये बात शामिल कर ली थी कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी में। जितनी भी पॉलिसियाँ थी कांग्रेस की, भाई कांग्रेस जो थी एक संस्था थी, है ना, और वो पॉलिसियों से चलती थी कि भाई उसकी क्या पॉलिसी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने इस संविधान सभा के गठन की मांग को अपनी पॉलिसी में शामिल कर लिया था। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो संविधान का भाई जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ है ना, उसकी बात करते हैं। तो जो संविधान का जो निर्माण है ना, तो संविधान के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर हुआ है। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के, पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अंतर्गत इसका संविधान सभा का गठन हुआ है। अगला, संविधान के निर्माण के लिए चुने गए प्रतिनिधियों की सभा को संविधान सभा गया। भाई जो भी संविधान बनाने में शामिल होगा उसको पूरी को अगर एक साथ समूह को बात करें तो उस समूह को क्या कहेंगे? संविधान सभा कहेंगे, या इसको हम संविधान निर्मात्री सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, है ना। अब इसका जो था वो उत्तरदायित्व केवल इतना सा था कि यह संविधान की रचना करे और कुछ नहीं था इसका संविधान सभा का। जैसे ही संविधान का रचना हुई है, संविधान बना, यह भंग हो गई। सिंपल सी, केवल एक ही उद्देश्य था, संविधान का निर्माण करना। आगे चले तो संविधान सभा की जो रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के अनुसार संविधान निर्माण निम्नलिखित प्रकार से किया गया। किस प्रकार से किया गया? इस प्रकार से किया गया कि प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मतलब अब देखो, जो हमारा हमारा जो आज़ाद भारत था, या आज़ाद भारत के समय की मैं बात करूँ ना, तो हमारा आज़ाद भारत के समय हमारा जो देश था भारत, वो प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों के अलावा वो देशी रियासतों में बटा हुआ था। देशी रियासतों में राजाओं का शासन था, रियासतों में। तो वहाँ की जो जनसंख्या थी, तो उनको जो सीटें दी गई थी संविधान सभा में, भाई प्रांत है तो प्रांत को भी सीटें दी जाएगी संविधान सभा में। देशी रियासतें तो उनके भी प्रतिनिधि शामिल होंगे, तो कितनी सीटें दी जाएगी? अब ऐसा नहीं था कि भाई सभी प्रांत, सभी देशी रियासतें समान थी। किसी में जनसंख्या ज़्यादा थी, किसी में जनसंख्या कम थी। तो इस हिसाब से जिसकी जनसंख्या ज़्यादा थी, जिस रियासत की, जिस प्रांत की जनसंख्या ज़्यादा थी, उसको संविधान सभा में ज़्यादा सीटें दी गई। तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई है संविधान सभा में। इसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था कि अगर कहीं भी किसी भी प्रांत में अगर 10 लाख की जनसंख्या है तो एक सीट रहेगी, अगर 20 लाख है तो 2 सीट रहेगी। इसी के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी संविधान सभा में। आगे चले तो आगे यहाँ पर बात की गई है कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्येक शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई थी। मतलब जो भी भारत में जहाँ भी ब्रिटेन यानी अंग्रेजों का शासन था, वहाँ से 292 सदस्य चुनने थे, क्योंकि ब्रिटेन का जो शासन था, ब्रिटेन का शासित जो क्षेत्र था वो ज़्यादा था, है ना। तो देशी रियासतों के क्षेत्र से ज़्यादा था, इसलिए वहाँ से प्रतिनिधि भी ज़्यादा चुने गए।
ब्रिटेन के जो शासन का जो क्षेत्र था इंडिया में, वहाँ से ज़्यादा चुने गए, जबकि देशी रियासतों से मात्र 93 सीटें ही वहाँ पर दी गई थी देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को। इसके अलावा प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय यानी मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में विभाजित किया गया था। मतलब सीटों को जो है वो जो भी प्रांत है, एक प्रांत है, अब उस एक प्रांत में सीटों को विभाजित किया गया कि भाई मुसलमान जो है उस कम्युनिटी की सीटें इतनी रहेगी, सिख कम्युनिटी की सीटें इतनी रहेगी, है ना। इसके अलावा सामान्य का मतलब जो इनके अलावा जो भी बचे हैं, मुसलमान और सिख के अलावा जो भी बचे हैं, जैसे हिंदू बचा है, जैन बचे हैं, बौद्ध बचे हैं, है ना, ईसाई बचे हैं, पारसी बचे हैं, उन सबको सामान्य कैटेगरी में डाला गया था। तो इस प्रकार से 3 हो गए ना, 3 समूह हो गए एक प्रांत में, मुसलमान, सिख और सामान्य। मुसलमान, सिख और सामान्य, इनको जो है यहाँ पर दी गई सीटें इस अनुपात में जनसंख्या की, भाई उनकी जनसंख्या कितनी है उसके हिसाब से इनको सीटें दी गई। आगे अगर मैं बात करूँ तो प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधि को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का मतलब है ना, सिंगल ट्रांसफ़र वोट सिस्टम का प्रयोग किया। मतलब क्या है कि आपसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो संविधान सभा है उसके जो प्रतिनिधि है उनको चुना गया था तो वो किस पद्धति से चुना गया था। तो आपको याद रखना है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति के आधार पर इनका चुनाव हुआ था प्रत्येक सदस्य का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। इसके अलावा आगे चलते हैं तो आगे देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके द्वारा गठित समिति के परामर्श से लिया गया। मतलब अगर कोई देशी रियासत है तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई अंग्रेजों के द्वारा जो शासित क्षेत्र था तो वहाँ पर तो ये पद्धति अपनाई गई समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति को। लेकिन जो देशी रियासत थी तो वहाँ पर जो है वो प्रतिनिधि कैसे चुने गए भाई, तो वहाँ पर देशी रियासतों में क्या हुआ, राजाओं ने एक समिति बना दी और उस समिति का जो परामर्श है वो समिति बना दी राजाओं ने अपनी अपनी देशी रियासतों में समिति बना दी और समिति से परामर्श लिया गया कि आप कौन सा प्रतिनिधि भेज रहे हैं अपनी तरफ से। तो उन्होंने जो प्रतिनिधि भेजा उसको शामिल कर लिया गया, उसको यहाँ पर शामिल कर लिया गया संविधान सभा में देशी रियासतों में। उसमें कोई चुनाव नहीं हुआ, उसमें केवल समिति बना दी गई है और वहाँ से उसकी परामर्श से उसकी जो भी एडवाइस थी वहाँ से कोई भी प्रतिनिधि आ गया। इसके अलावा आगे चलते हैं, भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चुनाव कब हुए। चुनाव जो है ना वो हुए थे हमारे हुए हमारे जुलाई 1946 में। पहले चुनाव थे ये आज़ाद भारत के तो नहीं थे, लेकिन ये जो थे संविधान सभा के ही चुनाव थे। भाई संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुनना था तो 1946 में चुनाव हो गए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो भारतीय सभा के सदस्य वर्ष 1935 में स्थापित भारतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। मतलब इनको है ना, मतलब 1935 में आप ये इतना याद रखिए कि 1935 में कानून आया था, उस कानून के अकॉर्डिंग प्रांतीय विधानसभाएं थी और प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य अकॉर्डिंग पहले से ही मौजूद थे। ये मान के चलो अलग अलग प्रांत थे, उन अलग अलग प्रांत में अलग अलग विधानसभाएं थी, उनके अपने अपने सदस्य थे, तो उन सदस्यों ने ही चुने थे, जनता ने नहीं चुना था डायरेक्ट। ये याद रखना कि प्रत्येक जनता ने चुना नहीं था संविधान सभा के सदस्यों को। प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनके सदस्य थे, उन सदस्यों ने ही संविधान सभा के सदस्यों को चुना था अप्रत्यक्ष विधि से। ये याद रखना। और कौन से ये प्रांतीय विधानसभाएं कौन से कानून से बनी थी? 1935 के कानून से बनी थी, याद रखना। इतनी सी बात याद रखना। इसके अलावा संविधान सभा का मुस्लिम लीग के सदस्यों ने बहिष्कार किया था तथा सभा की पहली बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे। कौन? मुस्लिम लीग वाला, जिन्ना वगैरह थे, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम M.N. रॉय ने 1934 में ही किया था। कि भाई अब देखो ये पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो विचार है वो किसने दिया था सबसे पहले? तो M.N. रॉय ने दिया था। किसने दिया था? M.N. रॉय ने 1934 में दिया था। 1934 में औपचारिक रूप से दिया था M.N. रॉय ने 1934 को, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, है ना। तो संविधान सभा का स्वरूप की बात करें तो उसकी मैं बात करूं तो संविधान सभा का जो स्वरूप था
संविधान सभा के सदस्यों का चयन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था तथा उन्हें अधिक से अधिक प्रतिनिधि परक बनाने का संभव किया गया था, है ना। ये तो क्या है, सिंपल बात है, ये तो सब जानते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था इनका चयन। इसके अलावा संविधान सभा में भारत के विभिन्न समुदाय क्षेत्रों के सदस्य शामिल थे। इसके अतिरिक्त इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य भी थे। बहुत सारे राजनीतिक दल थे, ऐसे ही थोड़ी था, बहुत सारे राजनीतिक दल थे आज़ादी के टाइम पे भी। इसके अलावा आगे बात करें तो आगे मैं बात करूँ तो संविधान सभा में प्रत्येक समुदाय जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी के प्रतिनिधियों का स्थान दिया गया था। हर कम्युनिटी के जो है वो यहाँ पर शामिल थे सदस्य। इनमें एंग्लो इंडियन और पारसियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः फ्रैंक एंथनी और डॉक्टर HP मोदी ने किया था। भाई एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हुआ? एंग्लो इंडियन का मतलब है कि वो ना तो पूर्णतः इंडियन है ना पूर्णतः वो ब्रिटिश है। वो क्या है? एंग्लो इंडियन मतलब वो जो संतान है वो उसके जो माता पिता उनमें से एक तो इंडियन है और एक क्या है? ब्रिटेन का है, यानी एक अंग्रेज है और एक क्या है? भारतीय है। उनसे जो संतान उत्पत्ति हुई है उसको कहेंगे हम एंग्लो इंडियन। इसके अलावा पारसी तो एक पूरा धर्म ही है, तो उसका जो प्रतिनिधित्व किया था जो एंग्लो इंडियन था उनका प्रतिनिधित्व किया था फ्रैंक एंथनी ने, और पारसियों का जो प्रतिनिधित्व किया था वो था डॉक्टर HP मोदी ने। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आगे चलूँ तो संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के विषय में अगर मैं बात करूँ तो अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26 तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या 33 थी। इसके अतिरिक्त इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछा जा सकता है कितनी महिलाएं, ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। सरोजनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित महत्वपूर्ण महिला सदस्य थी। इनको सब जानते हैं, सरोजनी नायडू वगैरह को। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो 3 जून 1947 को जो 47 की जो योजना माउंट बेजर योजना के अनुसार देश का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हो जाने के पश्चात वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान क्षेत्रों से चुनकर आए थे। इस प्रकार संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 389 से घटकर, देखो ये याद रखने की बात है कि प्रारंभ में जब हमारा संविधान सभा बनी तो जब बनी थी ना तो पाकिस्तान भी हमारा देश का भाग था। तब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। और जो संविधान सभा बनी थी उसमें भारत के भी सदस्य शामिल थे और पाकिस्तान के क्षेत्र के भी सदस्य शामिल थे। तो ये संविधान सभा विभाजन के पहले ही बन गई थी और ये आज़ादी के पहले भी बन गई थी। तो ऑब्वियसली आज़ादी के पहले बनेगी, है ना, भारत पाकिस्तान के विभाजन के पहले बनेगी, तो उसमें पाकिस्तान के सदस्य शामिल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, 100% शामिल होंगे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा, दोनों देश आज़ाद हो जाएंगे, तो दोनों का जो संविधान सभा है उसके जो पाकिस्तान के सदस्य है वो अलग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, 100% होंगे। तो जब अलग हो जाएंगे तो 389 से घट जाएगी कि संख्या नहीं घट जाएगी? प्रारंभ में जब थे तो 389 थी संख्या, यानी 389 थी संविधान सभा की संख्या। तो जब पाकिस्तान के अलग हो जाएंगे प्रतिनिधि तो कितनी रह जाएगी भारत के? ओनली भारत की तो रह जाएगी 299। कितनी रह जाएगी? 299, 299 इतनी रह जाएगी संविधान सभा की संख्या, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, है ना। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, मतलब स्थायी तो हम सब जानते हैं राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन अस्थायी के बारे में भी पूछा जा सकता है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो सदस्य मतलब स्थायी सदस्य वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। उसके बाद फिर स्थायी सदस्य कौन बना? राजेंद्र प्रसाद बने। इसके अलावा संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है, ये याद रखना। अस्थायी सदस्य कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। स्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष था HC मुखर्जी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है वो है BN राव का। ये थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। BN राव क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। इसके अलावा महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये याद रखना कि महात्मा गांधी तो शामिल होंगे, इससे इतने बड़े नेता है ना, भाई नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं था संविधान सभा का सदस्य, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो बार पूछी जाती है एग्जाम में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, स्टार लगा लो। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली ही, और ये पहली बैठक आज़ादी के पहले ही हो गई थी। पहली बैठक जो है वो आज़ादी से पहले ही हो गई थी 9 दिसंबर 1946 को।
संविधान सभा की पहली बैठक। फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। भाई 14 अगस्त 1947 को हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था, विभाजन हुआ था, भाई पाकिस्तान अलग हो गया था, तब क्या हुआ था, पुनः बैठक हुई थी इसकी। और 14 अगस्त 1947 की बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने भविष्य के साथ साक्षात्कार नामक अपना प्रसिद्ध भाषण संविधान सभा में दिया था। ये याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना। आगे चलते हैं संविधान सभा की कार्यविधि। अब संविधान सभा की कार्यविधि की अगर मैं बात करूं तो संविधान सभा का जो कार्य है वो अधिक व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने का प्रयास पर आधारित था। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई कोई व्यवस्था ही नहीं है ना, तरीके से नहीं किया गया, नहीं, तरीके से किया गया, पूरी व्यवस्थित तरीके से संविधान का निर्माण किया गया है। खुले तौर पर पारदर्शी रूप से और सर्वसम्मति से बनाने का प्रयास किया गया है। कोई वोट वगैरह की सिस्टम नहीं था कि भाई अगर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन रही है तो वोटिंग करा ली जाए, नहीं, ऐसा नहीं था। वोटिंग का सिस्टम था ही नहीं, ये पहले ही डिसाइड हो गया था कि भाई अब जब हमारा संविधान बनेगा तो वह सर्वसम्मति यानी सभी जो भी मनमुटाव है, जो भी मतभेद है, उन सभी को सोल्व करते हुए हमारा संविधान का निर्माण होगा। इसलिए वोटिंग वगैरह की कोई सिस्टम था नहीं, संविधान बना था तब, ये याद रखना है। इसके सभी अधिवेशन प्रेस प्रतिनिधि और जनता के सामने खुले थे। जो भी अधिवेशन करते थे, ये जो भी निर्णय लेते थे वो जनता के सामने खुले थे। जनता को बता दिया जाता था कि भाई हम इस विषय पर ऐसा निर्णय ले रहे हैं, है ना। तो जनता के भी विचार ले लिए जाते थे। लोगों को समाचार पत्रों में अपने दृष्टिकोण विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता थी। भाई लोग जो थे उनसे विचार लिए जाते थे, दृष्टिकोण लिया जाता था कि भाई अगर हम इस विषय पर ऐसा संविधान में प्रावधान जोड़ रहे हैं तो आप भी अपना क्या किए, आप भी अपना दृष्टिकोण दीजिए जनता से। इस प्रकार संविधान के निर्माण में अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता भी शामिल थी। इसके अलावा अगर मैं आगे चलूँ तो उद्देश्य प्रस्ताव की अगर हम बात करें, उद्देश्य प्रस्ताव से इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आता ही है। उद्देश्य प्रस्ताव से क्वेश्चन आता ही है और ये आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया। पहली बात तो याद रखिए कब लाया गया था, कब प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसमें था क्या, इसमें संविधान के सभा के उद्देश्य, मतलब संविधान के उद्देश्य क्या रहेंगे वो बताया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। भाई जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रस्तुत किया संविधान सभा में, उसको पारित कर दिया 22 जनवरी 1947 को। इसके अलावा संविधान सभा की जो कि संविधान की उद्देशिका और प्रस्ताव के रूप में संविधान का अंग बना। वही जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया ना संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, वही जाके आज का जो हमारा संविधान का उद्देशिका है, प्रस्तावना है, जो प्रेमबल है, वो बना है। इस प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया है, जो कि वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन के विरासत से प्राप्त सिद्धांत थे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, आगे क्या बात की गई है इसमें, आगे इसमें बात की गई है उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु क्या थे। उद्देश्य प्रस्ताव के मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहला बिंदु था भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य, इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक होगा। स्वतंत्र का मतलब स्वतंत्र है भाई भारत, अब किसी का गुलाम नहीं है। संप्रभु गणराज्य का मतलब है कि संप्रभु का मतलब हुआ कि अब कोई डिसीजन नहीं मानेगा भारत किसी के, अंग्रेज हो या कोई भी ब्रिटेन हुआ उसका डिसीजन नहीं मानेगा, खुद की सरकार बनेगी, खुद की सरकार के डिसीजन मानने होंगे यहाँ पर। इसके अलावा गणराज्य का मतलब हुआ कि यहाँ पर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति भारत का प्रमुख होगा, है ना, और वही क्या होगा, चुना जाएगा। गणराज्य का मतलब ये हुआ, समझ में आया। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे अगर मैं बात करूं तो भारत जो है वो ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्रों जो भारतीय संघ का अंग बनना चाहते हैं का एक संघ होगा। भारत क्या होगा, एक संघ होगा, एक जो है यूनियन होगा। किसका होगा, भारतीय क्षेत्रों का, जो ब्रिटिश के अंडर में थे ना जो क्षेत्र, उसका, देशी रियासतों के बाहर के क्षेत्र, ऐसे जो भारतीय संघ का अंग बनना चाहते हैं, उन सब का एक संघ होगा, उनको सबको मिलाकर भारत का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्ति और सत्ता का स्रोत जनता है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि संघ की
इकाइयाँ है स्वायत्त होगी, मतलब राज्य जो होंगे वो स्वायत्त होंगे, उनमें वहाँ की भी सरकार होगी और उनको भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उनको भी शक्तियाँ दी जाएंगी और उनका जो शक्तियाँ है उनकी जो शक्तियाँ है वो संघीय सरकार उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। केवल जो राज्य सरकार को जो शक्तियाँ दी गई है वो राज्य सरकार ही उनका उपयोग कर सकेंगी। इसके अलावा संप्रभु और स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की समस्त शक्तियों का जो स्रोत है, सत्ता का स्रोत है वो जनता है, मतलब जनता सर्वोपरि ही है, संविधान से भी ऊपर है जनता। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आगे तो भारत के संविधान को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून एवं सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी, सुरक्षा, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि भाई अगर सरकार बनेगी तो वो किस क्षेत्र में काम करेगी? वो काम करेगी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने में। मतलब जो गरीब तबके के लोग हैं, जो वंचित है, जो पिछड़े हुए हैं, उनको सामाजिक न्याय दिलाना, उनको आर्थिक रूप से उन्नति करवाना, राजनीतिक रूप से उनका प्रतिनिधित्व देना सरकार में। इसके अलावा कानून के समक्ष सब समान है, इसका जो भी है आर्टिकल हमारे संविधान में जोड़ा गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी जोड़ा गया है। कानून एवं सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की उपासना, इन सब की दी गई है। भाषण की आप भाषण दे सकते हो, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है आपको। इसके अलावा विश्वास का, आप किसी भी धर्म में अपना विश्वास रख सकते हो, आप कोई सा भी व्यवसाय कर सकते हो। आपको संगठन बनाने की, कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता दी गई है और ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है इन सब सिद्धांतों को। अल्पसंख्यकों को भी यहाँ पर मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्र, दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों को भी यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो भी सिद्धांत है उनको शामिल किया गया है बतौर हमारे, है ना, आर्टिकल शामिल किया गया है आर्टिकल के रूप में। आगे चले तो भारतीय संविधान की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इनके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों को कानून और न्याय के अनुसार दी जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश सोचापूर्ण योगदान करेगा। मतलब हमारी क्षेत्रीय अखंडता बनी रहे, है ना, थल, जल और आकाश में हम संप्रभु अधिकार है हमारा, तो मतलब हमारा डिसीजन ही रहे, हमारे क्षेत्र में हमारा डिसीजन रहे, थल हो, जल हो, आकाश हो, उसमें केवल हमारा डिसीजन रहे, किसी और का डिसीजन हम पर थोपा नहीं जाए, है ना। इसके अलावा सभ्य राष्ट्रों को कानून और न्याय के अनुसार दी जाएगी। रक्षा भी, हम रक्षा देने की बात की गई है कि जो भी हम जो है सहायता देंगे अन्य राष्ट्रों को भी। इसके अलावा विश्व शांति की बात करते हैं भारत, है ना, भारत के मानव कल्याण की बात करता है। तो ये सब जो है ये सिद्धांत शामिल किए गए हैं हमारे संविधान में। और ये सब सिद्धांत किसके हैं? आप भूल रहे हैं, ये सब संविधान जो है, ये सब जो सिद्धांत है वो किसके हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के। किसके हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के। याद रखना है, उद्देश्य प्रस्ताव के। किसके हैं? उद्देश्य प्रस्ताव के। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो भी सिद्धांत शामिल थे वो शामिल किए गए कि नहीं किए गए? हमारे संविधान में किए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करेंगे हम जो इम्पोर्टेंट, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा की जो समितियाँ थी उनके अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो पढ़ते हैं इसको। तो संविधान निर्माण के विभिन्न मुद्दों विचार विमर्श के लिए संविधान सभा की मुख्य 8 कमेटियों का गठन किया गया था। कितनी? 8। सामंत, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर इन समितियों के अध्यक्षता करते थे। अब देखते हैं एक समितियों को देखते हैं और उनके अध्यक्षों को भी देखते हैं कि भाई कौन कौन से अध्यक्ष इसमें थे, किस समिति का कौन अध्यक्ष था। बात करते हैं सबसे पहले संघ शक्ति समिति। जो संघ शक्ति समिति थी उसका अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू, सिंपल। संघीय संविधान समिति, इसके भी जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, ये तो सब जानते ही होंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके अलावा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। और इस समिति के 2 उप समितियाँ थी, याद रखना। मौलिक अधिकारों से की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना जरूरी है ना। अल्पसंख्यक उप समिति के जो
अध्यक्ष थे वो थे SC मुखर्जी, है ना। इसके अलावा राज्यों के लिए राज्यों से समझौता करने वाली, भाई राज्यों के साथ भी तो कुछ मतभेद हो जाते थे संविधान बनाते समय, है ना। राज्यों के साथ मतभेद होते थे, राज्यों के अधिकारों पर, राज्यों के कर्तव्यों पर, राज्यों के जो कौन कौन सी पावर्स दी जाएगी उन पर मतभेद हो जाते थे राज्यों के साथ। तो उनसे जो समझौता की जाएगी, बात की जाएगी, उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना। और अन्य छोटी समितियों की भी याद रखना, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना, छोड़ना नहीं है। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर KM मुंशी, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ना। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर KM मुंशी, याद रखना, है ना। इसके अलावा राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति कौन सी? S वरदाचारी। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये, लेकिन याद रखना सर्वोच्च न्यायालय के लिए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो प्रावधान करने थे संविधान में उसके लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे SC वरदाचारी, ये याद रखना, वरदाचारी, है ना, ये याद रखना। इसके अलावा संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जो थी वो GV मावलंकर की थी, है ना, वो उनके अध्यक्ष थे। भाषाई प्रांत आयोग सब जानते होंगे, SK दर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ये, SK दर, याद रखना, लेकिन भाषीय प्रांत आयोग के इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूँ तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखना। आगे चलते हैं, आगे हम बात करें प्रारूप समिति इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसने ही संविधान की रूपरेखा वगैरह सब कुछ इसने ही तैयार किया था, याद रखना। प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे इम्पोर्टेंट समिति है और इसके अध्यक्ष वही है संविधान सभा के कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो समिति थी उसको हम कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, यानी आज़ादी के बाद किया गया था, याद रखना। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर सब जानते हैं अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर KM मुंशी, N माधव राव, है ना, ये इसके सदस्य थे। इसके अलावा BL मित्र के स्थान पर चयनित हुए थे N माधव राव, क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। इसके अलावा TT कृष्णमाचारी, ये भी क्या थे? अध्यक्ष थे, मतलब अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य थे। और डॉक्टर P खेतान की मृत्यु के पश्चात ये सदस्य बने थे। आगे चलते हैं। संविधान सभा का प्रारूप डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया। देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर को ऐसे ही संविधान निर्माता नहीं कहा जाता, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि भाई संविधान सभा का जो रूपरेखा है, जो प्रारूप है, वो तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी थी? प्रारूप समिति की, सबसे इम्पोर्टेंट। और उस प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रारूप है वो खुद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ही तैयार किया था। ये इम्पोर्टेंट, तभी तो इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, ऐसे ही थोड़ी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही किया था प्रारूप का निर्माण। और प्रारूप ही इम्पोर्टेंट है संविधान में। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर अनेक बार चर्चा हुई है और 2000 से अधिक संशोधनों पर विचार भी हुए थे। ऐसे ही संविधान नहीं बना था, बहुत मेहनत लगी थी भाई, ये सब जानते हैं। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की, बात करते हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले फैक्ट है कि संविधान का जो निर्माण है वो कितना समय लगा संविधान के निर्माण में? तो लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष लगे थे, लेकिन एग्जैक्ट याद रखना है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इतना समय लगा। संविधान सभा में प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव, शब्द और वहाँ कही गई प्रत्येक बात को रिकॉर्ड कर सुरक्षित रखा गया है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स के नाम से 12 खंडों में प्रकाशित किया गया था, ये भी याद रखना। इसके अलावा अगर आगे चले तो आगे इसमें है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया था। कब कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, याद रखना। संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949, याद रखना, 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान सभा में कुल 299 सदस्यों में से कुल 284 सदस्य जो इसमें उपस्थित इतने सदस्य थे, है ना।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ही अंतिम रूप से संविधान को पारित कर दिया था। 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। इसका आयोजन वर्ष 2015 से किया जा रहा है। ये याद रखना, ये पूछा जाता है भाई संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, और ये कब से मनाना स्टार्ट किया है, 2015 से स्टार्ट किया है। ये इम्पोर्टेंट बात है। इसके अलावा अगर हम आगे चले तो आगे है कि भाई भारतीय संविधान के अंगीकृत होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ये इम्पोर्टेंट है कि भाई अंगीकृत कब किया था। अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, ये याद रखना। और संविधान के कुछ प्रावधान हैं और कुल 16 अनुच्छेद है ना, जिनको वो इसी दिन से प्रभावी हो गए थे। 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हो गए थे 16 अनुच्छेद। तो कौन कौन से थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 389, 380, 388, 391, 392, 393, 394। ये याद तो नहीं रखना इनको कि कौन कौन से कौन कौन लागू हो गए थे, लेकिन फिर भी याद रखना कि 26 नवंबर 1949 को ही 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, प्रभावी हो गए थे। और बाकी के जो भी अनुच्छेद बचे थे वो हुए थे लागू 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। 26 जनवरी 1950 को ही हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो उस दिन लागू हुए थे बाकी के अनुच्छेद, ये याद रखना। इसके अलावा हमारे नीति निर्माताओं द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू किए जाने के दिन को चुने जाने का ऐतिहासिक कारण है कि भाई 26 जनवरी 1900। देखो एक सवाल तो ये उठता ही है ना कि भाई 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, तो उसी दिन लागू कर देते भाई। तो 26 जनवरी 1950 को लागू करने की क्या ज़रूरत थी? तो इसका एक कारण था भाई, इसका कारण था क्योंकि इसी दिन यानी 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और ना उसमें इसी दिन 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था और पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। उसी की याद में, पूर्ण स्वराज दिवस की याद में 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है या भारतीय संविधान को लागू किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को एक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो गणतंत्र घोषित हो गया था, पूछा जा सकता है, तिथि दे दी जाएगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत जो है वो गणतंत्र कब बना, भारत का गणतंत्र कब घोषित हुआ, तो तिथि दे दी जाएगी 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और एक तिथि दी जाएगी 26 जनवरी 1950। तो इन तीनों में से कौन सी सही रहेगा? एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा और चारों में से ऑप्शन सही रहेगा 26 जनवरी 1950। सही बात है, क्योंकि उसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र जिस दिन घोषित हुआ था। इसके अलावा 1947 भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे। उसके पश्चात सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। देखो 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन जो आज़ाद भारत के भी पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, क्योंकि अच्छे व्यक्ति थे, है ना, अच्छे व्यक्ति थे, मतलब इतनी घटिया नहीं थे जितने पहले के गवर्नर जनरल रहे थे, इतने घटिया नहीं थे, है ना। इनके संबंध भी अच्छे थे हमारे भारतीय राजनेताओं से, इसलिए ऐसा नहीं था कि भाई अंग्रेज अपना डिसीजन थोप के गए थे कि नहीं अब आज़ाद हो गए तब भी हमारा गवर्नर जनरल रहेगा। ऐसा डिसीजन कोई थोपते नहीं गए थे, हमारे राजनेताओं का ये खुद का डिसीजन था कि लॉर्ड माउंटबेटन ही हमारे आज़ाद भारत के भी पहले गवर्नर जनरल बने। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन हटे तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने पहले? सी राजगोपालाचारी। इम्पोर्टेंट है और पूछा ही जाता है एग्जाम में, याद रखना। आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है 1950 में भारत संविधान के लागू होने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति बने। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ही बने। 1952 में भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति यही बने। भाई पहले राष्ट्रपति इनको बना दिया गया, मनोनीत कर दिया गया, मतलब मनोनीत राष्ट्रपति भी यही थे और प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति भी यही थे। मनोनीत इनको बनाया गया था 1950 में और निर्वाचित हुए थे 1952 में। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, याद रखना। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और भारत में लागू था ये उस समय, और 1935 के बहुत सारे प्रावधान जो है हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं, ये याद रखना। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो हमारा लास्ट जो है पॉइंट वो है
दिसंबर 1929 में संपन्न लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया। 26 जनवरी 1930 की इस ऐतिहासिक स्मृति को बनाए रखने के लिए इस दिन भारतीय संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया। प्रत्येक वर्ष इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि भाई 1929 में लाहौर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाने का निर्णय लिया था और उसी की याद में संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया, है ना, और उसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाना घोषित किया गया। तो देखो, ये था हमारा भारतीय संविधान का निर्माण का पहला चैप्टर। और मैं आपको, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरा पढ़ाया गया आपको पसंद आया, समझ में आया, तो आपको क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे तो इस जो इंडियन पॉलिटी है, भारतीय संविधान, उसके मैं प्रत्येक चैप्टर लाऊंगा। इसके बाद में और भी चैप्टर हैं भारतीय संविधान के, भारतीय पॉलिटी के, इंडियन पॉलिटी के, है ना। तो पॉलिटी के हर चैप्टर लाऊंगा, ऐसे ही लाऊंगा, है ना। और इस तरीके से हम समझते हुए पढ़ेंगे और इसके बाद हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर था, अब हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, चलते हैं एमसीक्यू पर। तो अब इनके जो है वो जवाब आपको देने हैं कमेंट बॉक्स में। याद रखना, कमेंट बॉक्स में आपको ये जवाब देना है। पहला सवाल आपके लिए है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको देना है कि ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन आएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भाई भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, है ना। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ए, बी, सी, डी कौन थे, इनमें से बताना है कमेंट बॉक्स में। तीसरा क्वेश्चन हमारा है आपके लिए है संविधान सभा के जो प्रारूप समिति, है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति थी ना, एक समिति थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे बताना है, इन चारों में से कौन था, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य प्रारंभ में थे, मतलब प्रारंभ में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, है ना, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जब संविधान सभा बनी थी तो उसके कितने सदस्य थे, कुल टोटल कितने सदस्य थे, इन चारों में से बताना है आपको। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, कब अपनाया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। 4 ऑप्शन है, बताना है। छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा ही जाता है। ये छठा क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमारे ये क्लास है कंप्लीट होती है यहाँ पर। इस प्रकार से ये क्लास हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छी लगी तो अच्छी बताओ, अगर आपको कोई सुधार चाहिए तो वो बताइए। आपको, है ना, एमसीक्यू दिए गए हैं, आपको उनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और अगर आप इस तरीके से क्लास चाहते हैं तो फॉलो करिए इस चैनल को और बने रहिए मेरे साथ। और आगे भी और भी वीडियो आती रहेंगी इसी प्रकार हम हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, सब तरीके से हम कवर करेंगे। और इसके बाद में पॉलिटी की और भी चैप्टर्स के लाऊंगा क्लासें। तो आपको बने रहना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है उनमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्लीट चैप्टर मैंने करवाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा